हेलो प्यारे बच्चे, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी बाय अल्फा में। आप सभी सारे बच्चे इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी बच्चे आ जाएं। तो फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करें। बेटा, इस क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वो टॉपिक हमारी है डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन। चैप्टर चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक चरण, यानी हम लोग इस चैप्टर के एंड पे ही हैं। एक टॉपिक यानी इस चैप्टर में ही हम लोग सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे, क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है बेटा, तो आज इस टॉपिक में यानी इस क्लास में सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, यानी मिला जुला के चैप्टर हम लोग फिनिश कर लेंगे। फिर अगले क्लास से यानी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ साथ आपके अगले चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सारी प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे दोहरा निषेचन यानी कि द्विनिषेचन। दोहरा मतलब दो, निषेचन मतलब नर और मादा युग्मक के सरण की क्रिया जो है वो निषेचन तो कहलाती है। लेकिन इसको दोहरा निषेचन क्यों कहते हैं, हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहने का रीजन क्या है, ये सारी चीजें आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में इस चैप्टर से, ठीक है, ये जो आपके चैप्टर से यानी ये बेटा दो से 3 नंबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बेटा, आपके एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और लगभग हर साल रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि फिक्स क्वेश्चन है, आने ही आने हैं। ठीक है, चलिए दोहरा निषेचन की बात कर लेते हैं। दोहरा निषेचन क्या है, ये सारी टॉपिक बेटा हम लोग देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं, कैसे सारी प्रोसेस हुई है। सबसे पहले चीजों को हम समझ लेते हैं। जैसे बेटा अब ये यहाँ पे हम दो चीज का हमारे पास रूल है। दो चीज का रूल कौन कौन सा है, स्त्रीकेशर का। ठीक है, मान लो ये स्त्रीकेशर है, क्योंकि यहाँ पे जो परागण का ट्रांसफर हो रहा है वो परागण का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, स्टिग्मा के पास ही हो रहा है। ठीक है, तो ये है स्टिग्मा। ठीक है, इस स्टिग्मा के अंदर मौजूद क्या है, इस स्टिग्मा के अंदर मौजूद है बीजांड। क्या मौजूद है, बीजांड। ठीक है, इनके अंदर क्या मौजूद है, बीजांड। बीजांड के अंदर क्या मौजूद है, तो बीजांड के अंदर बेटा मौजूद है भ्रूणकोश। ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। भ्रूणकोश के अंदर क्या है, तो भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिका 8 केंद्रक, 7 कोशिका 8 केंद्रक कहाँ मौजूद है, इस बीजांड के अंदर। यानी बीजांड के अंदर कहाँ, भ्रूणकोश के अंदर। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बेटा ये है वर्तिकाग्र, वर्तिका। ठीक है, अंडाशय। ये है बीजांड। ठीक है, और अंदर की सारी चीजें आपको पता है, सारे अंदर क्या क्या है मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। फिर भी मैं मेन टॉपिक जो है, मेन हेडिंग है वो आपको लिख देती हूँ। जैसे बेटा यहाँ पे है अंडकोशिका। ठीक है, क्या है, अंडकोशिका। ठीक, और ये द्वितीयक ध्रुवी कोशिका, द्वितीयक ध्रुवी कोशिका। ठीक है, क्लियर बात। बाकी चीज तो आपको पता है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स है। अब इसको हम कर लेते हैं इधर साइड। ठीक है, ये गया इधर। अब ये चीज परागण के द्वारा, ठीक है बेटा, मान लो परागण के द्वारा, वो परागण चाहे आपका
स्वपरागण हुआ हो चाहे पर परागण, यानी कोई भी परागण हुआ हो, ठीक है, कोई भी परागण हुआ, परागण के द्वारा जो पराग कण है, ठीक है बेटा, जो पराग कण है ये परागकण चिपक गए। अब एक चीज आपको प्रॉब्लम होगी, मैम परागकण की संरचना क्या होती है। इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक अगला पेज ले लेती हूँ, ठीक है, अगले पेज पे मैं समझाती हूँ आपको पहले परागण की संरचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो परागण जो है ये कुछ इस तरीके की संरचना है, ठीक है। परागण जो है वो कैसे दिखती है, यानी इसमें दो चोल हैं, एक बाहरी, ठीक है, एक बाहरी चोल और एक भीतरी चोल। परागकण की संरचना कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिलती है ना। ऐसे हम अपने आप से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। विदाउट माइक्रोस्कोप को के हम नहीं देख सकते, यानी इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी, और सूक्ष्मदर्शी का ही यूज करके, है ना, सूक्ष्मदर्शी का ही यूज करके हम इसको देख सकते हैं, वरना देखना क्या है, इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि इसको हम देख पाए, ठीक है। तो जब परागकण की संरचना की बात करते हैं बेटा, तो परागकण की संरचना में दो चोल होती है, यानी इनकी दो परतें होती हैं, या हम कह सकते हैं दो आवरण होते हैं। दो आवरण में सबसे जो बाहरी आवरण है, ठीक है, जो बाहरी आवरण है, तो इस बाहरी आवरण को हम कहते हैं बाह्य आवरण या बाह्य चोल, ठीक है। बाह्य चोल मतलब बेटा इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एक्साइन, एक्साइन, बाह्य चोल यानी एक्साइन कहते हैं, ठीक है। और अंदर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं इंटाइन, इंटाइन, इंटाइन मतलब अंतः, अंतः चोल, ठीक है, इंटाइन यानी अंतः चोल। जगह जगह पे बेटा छोटे छोटे ये पोर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जगह जगह पे इनमें हमें छोटे छोटे छिद्र, ठीक है, इस पराग कण में, इस पोलन ग्रेन में जगह जगह पे हमें छोटे छोटे पोर देखने के लिए मिलते हैं, और ये जो छोटा छोटा पोर दिखाई देता है, इस पोर को हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र, जनन छिद्र। और इस जनन छिद्र को इंग्लिश में कहते हैं जर्मपोर, ठीक है, क्या बोलते हैं, जर्मपोर। यानी पोलिन ग्रेन जो है ये दो आवरण से मिलकर बना है, बाहर वाले आवरण को बाह्य चोल और अंदर वाले आवरण को अंतःचोल, ठीक है। बाह्य चोल पे जगह जगह छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र को ही हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र यानी कि जर्मपोर कहते हैं। बेटा क्लास को लाइक भी करना है आपने, शेयर भी करना है, और जो बच्चे नए होंगे वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है, और नए बच्चे क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि कोई भी क्लास आप आए तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा अंदर की बात, एक चीज और बेटा याद रखना, क्या रखोगे कि यहाँ पे, ठीक है, ये जो बाह्य चोल है, ठीक है बेटा, बाह्य चोल जो बनी होती है ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, स्पोरोपोलिनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, किसकी बनी होती है। और ये जो इंटाइन है ये बनी होती है पैक्टोसेलुलोज, पैक्टोसेल्यूलोज की, ठीक है। तो जो इंटाइन है वो बनी है पैक्टोसेलुलोज की, ठीक है, और जो एक्साइन है वो बनी है आपकी स्पोरोपोलिन की। इसी स्पोरोपोलिन के वजह से ही, पैक्टोसेलुलोज और स्पोरोपोलिन के बनने की वजह से ही जो परागकण होते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए, चाहे कितनी भी सर्दी पड़ जाए, चाहे कितना भी टेम्परेचर हाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये नष्ट नहीं होते हैं।
तो नष्ट नहीं होने का रीजन क्या है? यही रीजन है कि इसमें पैक्टोसेलोज और स्पोरोपोलिन पाई जाती है, इसकी वजह से ये नष्ट नहीं हो पाते। कोई भी मौसम आए, कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए, लेकिन ये नष्ट नहीं हो सकते। अगर इनमें नष्ट होने की कैपेसिटी होती बेटा, तो धूप में जब गर्मी का मौसम आता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। गर्मी का ठंडी का मौसम आता है, टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक है, बारिश के मौसम में पानी से खराब हो सकता है, क्योंकि पाउडर जैसे हल्की सी पाउडर जैसी संरचना है, ठीक है, ऐसे फूंक मार दो वो उड़ जाएगी, तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या है, लेकिन ये नहीं नष्ट हो पाते, रीजन इनका ये है। अब इसके अंदर बात करते हैं। अंदर देखेंगे बेटा, तो अंदर हमें इनमें दो संरचनाएं देखने के लिए मिलती है। कितनी संरचनाएं? अंदर हमें दो संरचनाएं, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। ठीक है, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका, और दोनों का अपना अपना केंद्रक होता है। ठीक है, दोनों कोशिकाओं का क्या है? अपना अपना केंद्रक, और इसके साथ साथ इसमें क्या भरे हैं? साइटोप्लाज्म। हर सेल्स का, कोई भी सेल्स है, कोई भी कोशिका है, उस कोशिका का अपना साइटोप्लाज्म, यानी कोई भी सेल्स है, कोई भी कोशिका है और उस कोशिका का अपना साइटोप्लाज्म जरूर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो एक छोटी सी सेल्स है, ठीक है, ये जो छोटी सेल्स है, इस छोटी सेल्स को हम कहते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका क्या बोलते हैं? जनन कोशिका, यानी जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स। ठीक है, इसके बाद बेटा इनके अंदर जो केंद्रक है, इस केंद्रक को कहते हैं जनन केंद्रक। जनन केंद्रक, जनन केंद्रक मतलब जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, क्या बोलेंगे? जनरेटिव न्यूक्लियस। उसके बाद बेटा इस बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका, ठीक है, और कायिक केंद्र। कायिक केंद्र, तो ये स्ट्रक्चर आपको क्या है? ये जो बेटा आपका फिगर है, ठीक है, ये जो आपका फिगर है, ये फिगर है आपका परागकण का। आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, यानी पोलिन ग्रेन, पोलिन ग्रेन, यानी परागकण का। समझ में आ गया? तो ये आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैं बार बार कह रही हूँ, आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम भी प्लस क्वेश्चन भी, तो इसको आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो परागकण में दो लेयर है, दो परत है, इंटाइन, एक्साइन। इंटाइन बनी है पैक्टोसेलोज की, एक्साइन यानी बाह्यचोल बनी है स्पोरोपोलिन की। अंदर दो कोशिका, जनन कोशिका, कायिक कोशिका, तो कायिक कोशिका का अपना केंद्रक और जनन कोशिका का अपना केंद्रक। ये जो कायिक केंद्रक है, ये बनाएगा परागनलिका। क्या करेगा? ये निर्माण करेगा परागनलिका का, और ये जो जनन केंद्रक है, ये बनाएगा नरयुग्मक। ये नरयुग्मक बनेंगे समसूत्री विभाजन के दौरान, यानी यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, बल्कि जो विभाजन होगा वो समसूत्री होगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे। ये समझ में आ गया आपको, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए पीछे देखते हैं। आ गया समझ में? तो बेटा परागण के दौरान, ठीक है, यानी पोलिनेशन के दौरान, अब वो चाहे स्वपरागण हुआ हो चाहे पर परागण हुआ है, तो परागण के दौरान अब ये जो पोलिन ग्रेन है, ठीक है, जो पोलिन ग्रेन है, ये पोलिन ग्रेन यहाँ पे आ गए।
ठीक है, परागकण आके चिपक गए। क्यों चिपक गए? क्योंकि चिपकने का रीजन ये है कि जो वर्तिकाग्र है वो कैसी होती है, चिपचिपी होती है। आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हो कि आप कोई भी फ्लावर्स लो और उस फ्लावर्स के स्टिग्मा को टच करो, तो टच करोगे तो वो चिपचिपी आपको देखने के लिए मिलेगी। कैसे देखने के लिए मिलेगी? वो आपको चिपचिपी देखने के लिए मिलेगी। तो क्यों? क्योंकि इसका नेचुरल क्वालिटी है, इसका गुण है, इसमें ये गुण पाया जाता है कि कैसी होती है, चिपचिपी होती है। ठीक है, चलो अब ये जैसे ही चिपचिपी हो जाती हैं तो उनका जो क्या है, जो कायिक केंद्रक है वो बनाएगा परागनलिका। ठीक है बेटा, तो यहां से बनेगी एक ट्यूब। ठीक है, यहां से निर्माण होगा एक ट्यूब। ठीक है, निर्माण किसका होगा? एक ट्यूब का हो गया निर्माण। और उसके बाद दो नर युग्मक। तो दो नर युग्मक कहां से बनेंगे? यानी जो कायिक केंद्रक होगा, जब परागण की क्रिया होगी तो परागण के दौरान कायिक केंद्रक क्या कर लेगा? दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेगा। और जो कायिक कोशिका होगी, यानी जो कायिक केंद्रक और कायिक कोशिका होगी, जब परागकण चिपकेगा तो वो वहां पे गीलापन है, नमी है, तो नमी के कारण परागकण फूल जाएगा और फूलने के बाद दो गैमेट का निर्माण और उसके साथ साथ एक पोलन ट्यूब का निर्माण करेगी। तो ये जो पोलन ट्यूब होगी वो पराग नलिका से माध्यम से अंडाशय में प्रवेश करेगी। और अंडाशय में प्रवेश कहाँ आएगी? जहाँ पे बीजांड द्वार, यानी जहाँ पे कोई भी लेयर नहीं है। जैसे हमने अध्ययन की बात करी थी अगली क्लास में, एक बाह्याध्यरण और एक अंतःध्यरण। जहाँ पे कोई अध्यावरण नहीं है, कोई आवरण नहीं है, तो वहां पे क्या करेगी? प्रवेश करेगी। हाँ, इसके प्रवेश के तीन माध्यम होते हैं। प्रवेश के तीन माध्यम क्या है? कि ये सीधे सीधे भी आ सकती है बीजांड में, यानी भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर सकती है बीजांड के अंदर। ये यहाँ से अध्ययन के तरफ से भी प्रवेश कर सकती है और ये बीजांड द्वार की तरफ से भी जा सकती है। तो परागनलिका यानी जो पोलन ट्यूब का बीजांड के अंदर या बीजांड के अंदर प्रवेश के तीन माध्यम होते हैं। एक आपका निभागी छोर, एक आपका अध्यावरणी छोर और एक आपका बीजांड द्वारी छोर। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक, यानी निभागी छोर के द्वारा, यानी डायरेक्ट ये यहाँ से इधर ना मुड़ के इधर आ सकता है, या फिर ये यहाँ ना के बीच से कट हो सकता है, या फिर ना इधर आए ना इधर आए, ये सीधे जा सकता है। तो इसके कई सारे माध्यम होते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दो मेल गैमिट है, यहाँ पे अंडकोश का है, ध्रुवी कोश का है। निषेचन बेटा हम क्या कहते हैं कि नरयुग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया है। यानी जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है, इन दोनों के संलयन की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब होगा क्या? पहली बार क्या होगा? ठीक है, पहली चीज यहाँ पे क्या होगी? देखो पहली बार क्या होगी कि एक जो नर युग्मक है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, यानी जो अंडकोश का है। ठीक है, यानी जो अंडकोश का है। ठीक है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक यानी अंडकोश का। ये दोनों क्या करेंगे? आपस में संलयन करेंगे। तो संलयन जब करेंगे तो ये है क्या? ये है एन, ये भी एन है, तो एन से 2n बन जाएगा। और ये 2n वाली संरचना को कहते हैं जाइगोट। जाइगोट, ठीक है, क्या कहते हैं? जाइगोट यानी युग्मनज। इसी क्रिया को हम संयुग्मन कहते हैं या सत्य निषेचन कहते हैं। यानी क्या हुआ कि एक जो नर युग्मक है वो बीजांड के अंदर जो अंडकोशिका है, ठीक है, बीजांड के अंदर जो ये अंडकोशिका है, इससे संलयन करेगी। तो इस संलयन की क्रिया को वास्तविक निषेचन या फिर हम क्या कहेंगे? या फिर कहेंगे सत्य निषेचन। ठीक है, जिसके दौरान क्या बन जाएगा? भ्रूण का निर्माण। ठीक है, क्या बनेगा? भ्रूण का
निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड चीज क्या होगा, सेकेंड होगा यहाँ पे, सेकेंड ये होगा कि एक नरयुग्मक, एक नरयुग्मक द्वितीयक ध्रुवी कोशिका, द्वितीयक ध्रुवी कोशिका से संलग्न, यानी ये बेटा यन है, ठीक है, और ये 2n, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस है, 3 से संलग्न करके ये 3n वाली संरचना का निर्माण करती है। किसका? 3n। और 3n वाली संरचना क्या है? प्राथमिक भ्रूणकोश, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म। ये प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक आगे जाके भ्रूणकोश यानी एंडोस्पर्म का, ठीक है, एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। ये एंडोस्पर्म क्या करेगा? इस भ्रूण को पोषण प्रोवाइड करेगा। क्या देगा? पोषण प्रोवाइड, यानी वृद्धि विकास के लिए न्यूट्रिशन देगा, पोषण देगा। ठीक है, यानी क्या होगा? उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसको पोषण मिलेगा। तो एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया को, 2 बार निषेचन की क्रिया को ही हम कहते हैं दोहरा निषेचन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर बात? वापस से सुन लो बेटा कि एक भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिका, 8 न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें प्रतिमुखी कोशिका, ध्रुवी कोशिका, अंड कोशिका, सहायक कोशिका। ठीक है बेटा, सहायक का मतलब ये कि ये क्या करेंगे? सहायक का मतलब ये हो जाए कि यहाँ पे जो सहायक कोशिका है, ये आपके परागण क्या है, लिख लो। ठीक है, तो ये जो सहायक कोशिका होगी वो क्या करेगी? इस ट्यूब को भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करने का एक माध्यम देगी, यानी कुछ केमिकल ये रिलीज करती है, उस केमिकल की वजह से ही ये इसके अंदर प्रवेश कर जाती है भ्रूणकोश के अंदर। और जब भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती हैं तो इनका पहला नरयुग्मक अंडकोशिका से संलग्न करके जायगोट यानी युग्मनज का निर्माण करता है, और ये युग्मनज भ्रूण का निर्माण कर देता है। ठीक है, और इसकी जो द्वितीय यानी दूसरा नरयुग्मक जो होता है, जो सेंटर में ध्रुवी कोशिका होती है, उसके साथ संलग्न करता है और 3n वाली संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहते हैं। और ये प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक क्या करता है? विभाजन करके भ्रूणकोश का निर्माण करता है। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। बेटा अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं, जब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आपके एग्जाम में, तो आपको इसके बारे में लिखना भी होता है, और ये आपको डायग्राम ऐसे अपने एग्जाम में बना दोगे तो एग्जामिनर आपको क्या कर देगा? फुल नंबर देगा। ठीक है, यानी ऐसे डायग्राम के साथ चीजों को एक्सप्लेन कर दोगे। तो अब क्या लिखोगे, कैसे क्या लिखना है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे बेटा टॉपिक हमारी क्या थी? दोहरा निषेचन। ठीक है, अब जो हमने डायग्राम में अभी हमने देखा वही चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोहरा निषेचन को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी 2 बार निषेचन की क्रिया ही दोहरा निषेचन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो आवृत्तिबीजी पादपों में, भ्रूणकोश में, अब एक चीज याद रखना कि दोहरा निषेचन सिर्फ आवृत्तिबीजी पादपों में ही पॉसिबल है, अन्य किसी पादपों में पॉसिबल नहीं है। जैसे बेटा आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो पादप की कई सारी कैटेगरीज होती हैं, कई सारी क्लास होती हैं, जैसे कि आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म जो होते हैं सबसे उच्च श्रेणी के पादप होते हैं, यानी हायर प्लांट्स होते हैं। उसके बाद इनसे थोड़ा सा लो जिम्नोस्पर्म, उससे थोड़ा सा लो टेडोफाइट्स, उससे थोड़ा सा लो ब्रायोफाइट्स, और उससे एकदम लो यानी सबसे छोटे पौधे जो आपके सवाल यानी कि एल्गी होते हैं। तो ये सिर्फ जो दोहरा निषेचन पॉसिबल है, ये सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन इन दोहरा निषेचन सिर्फ पॉसिबल है आवृत्तिबीजी पादपों। आवृत्तिबीजी यानी जिसमें सीड है, यानी वे पौधे
जिसमें सीड प्रेजेंट है या वे पौधे जिसमें सीड पाए जाते हैं उनमें ही ये पॉसिबल है, अन्यथा कहीं ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आवृत्तिबीजी पादपों में भ्रूणकोश में पराग नलिका से मुक्त, अब वो जो पोलन ट्यूब बनी है वहां पे 2 मेल गैमेट बना, वहां से मुक्त, ठीक है, मुक्त एक अगुणित नरयुग्मक अंडकोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को संयुग्मन या वास्तविक निषेचन कहते हैं। जबकि दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक, ठीक है, ध्रुवी कोशिका से मिलकर त्रिगुणित यानी 3N प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया त्रिक्षमेकन या त्रिक्षल्यन कहलाती है। ठीक है, और इस प्रकार दोनों नरयुग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है, यानी जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो 2 बार होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। अब टॉपिक आपके यहाँ पे हुई खत्म, यानी दोहरा निषेचन हो गया खत्म। अब आपको बेटा इसको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लीजिए। ठीक है, जितने बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले, ठीक है, ताकि फिर आप लिख सको इसको। चलिए, तो ये पूरे टॉपिक बेटा आपकी क्या हो गई, कवर हो गई। ये दोहरा निषेचन, आई होप कि आप सभी बच्चे को ये दोहरा निषेचन अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक चीज बेटा होती है निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, क्या जाता है आपकी एक टॉपिक जो बचती है निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन पश्च घटनाएं में क्या क्या देखेगा? देखो, जो बाह्य दल होगा और फ्लावर के अंदर बाह्य दल पुंज जो है, क्योंकि फ्लावर जो है 4 चक्रों से मिलकर बना है, बाह्य दल पुंज, ठीक है, दल पुंज, उमंग और जया। ठीक है, तो ये जो बाह्यदल पुंज है इनकी कहानी खत्म हो जाती है, ये झड़ जाते हैं, ये भी झड़ जाते हैं, ये भी झड़ जाते हैं। बचता क्या है? बचता है जयान, यानी जिसको हम कहते हैं स्त्री केशर, स्त्री केशर कहते हैं। ठीक है, तो इस स्त्री केशर में जो अंडाशय है, निषेचन बाद अंडाशय फल में बदल जाएगा और इनके अंदर जो मौजूद बीजांड है ये बीज में बदल जाएगा। ये निषेचन पश्च घटना हो जाती है। यानी निषेचन पश्च घटना क्या होगा कि बाह्यदल पुंज, दल पुंज, ठीक है, और आपका पुमंग, ये सारे गिर जाएंगे, सूख के झड़ जाएंगे। बचेगा आपका स्त्रीकेसर वाला पार्ट, और उस स्त्रीकेसर वाले पार्ट में भी जो क्या है, वर्तिकाग्र झड़ जाएगी, ठीक है, टूट के नष्ट हो जाएगी, वर्तिका भी टूट के नष्ट हो जाएगी। बचेगा ओवरी वाला पोर्शन, और ओवरी के अंदर बीजांड। तो जो अंडाशय है वो फल में और जो बीजांड है वो बीज में। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक बेटा और पूछी जाती है, सत्य फल और असत्य फल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, सत्य फल, सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल और असत्य फल, तो देखो ऐसे फल, ठीक है बेटा, यानी ऐसे फल जिसके निर्माण में
निर्माण में अंडा से भाग लेते हैं, अंडा से भाग लेता है, भाग लेता है, उसे सत्यफल कहते हैं, सत्यफल कहते हैं। यानी जिसमें ओवरीज क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें अंडा से भाग लेगा वो सत्यफल आएगा। ठीक है। और ऐसे फल जिसके निर्माण में अंडा से भाग न लेकर, ठीक है, यानी भाग न लेकर पुष्प का अन्य भाग ले। ठीक है, पुष्प के अन्य भाग से फल यानी फ्रूट का, ठीक है, फल का निर्माण होता है, निर्माण होता है, सत्यफल कहते हैं, सत्यफल कहते हैं, सॉरी असत्य फल। ठीक है, असत्य फल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, क्या ऐसे क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे, ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए आम हो गया, बेटा आम आपका क्या है, सत्य है। अमरूद हो गया, अमरूद क्या है, सत्य है। जैसे पपीता, ये क्या है, सॉरी सेब, ठीक है, जैसे सेब, तो सेब क्या है, सेब है असत्य फल, क्योंकि सेब का जो निर्माण है वो पुष्प के पुष्पासन भाग से है। पुष्प का जो थैलेमस पार्ट है, वो थैलेमस पार्ट क्या करता है, फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, यानी फ्रूट का निर्माण करता है। तो ऐसे फ्रूट जिसके निर्माण में ओवरी भाग लेती है उसको सत्यफल कहते हैं। ऐसे फ्रूट जिसके निर्माण में ओवरी भाग न लेकर उसका फ्लावर्स का अन्य भाग जैसे दलपुंज ले सकता है, बाह्य दलपुंज ले सकता है, और पुंकेसर भी पार्टिसिपेट कर ले या पुष्पासन भाग ले, इस प्रोसेस को, ऐसे फ्रूट को हम असत्यफल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो बेटा ये जितने भी आपके चैप्टर हैं वो आपके एकदम कंप्लीट हो गए, और इसके साथ साथ कुछ कुछ टॉपिक आपके एग्जाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट रखती हैं, जैसे आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। असंग जनन को, असंग जनन, ठीक है, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, ठीक है, अनिषेक जनन, वहु भूणता। ये सारे टॉपिक 2-2 नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको तैयार करें। ठीक है, तो चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। यानी बेटा लगभग जो हम लोग कई दिन से चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो वो जो चैप्टर है वो हमारा फिनिश हो चुका है, यानी कि चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग करेंगे स्टार्ट अगले चैप्टर को। ठीक है, और किसी दिन बीच में हम लोग क्या कर लेंगे, यानी अगले चैप्टर के बाद अब चैप्टर हमारा आएगा मानव जन्म, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आएगा। इसके बाद एक दिन क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जितने लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में। एक बार फिर से जिस बच्चे ने क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर लेंगे, जिसने शेयर नहीं किया वो क्लास को शेयर कर देंगे, और जो बच्चा इस चैनल पर नया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल आइकन को प्रेस आप जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।